बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक नियुक्त किया है। पार्टी की हालिया मीटिंग्स के बाद कयास लग रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तौर की नियुक्ति के बाद चुनाव में सिंधिया की भूमिका को लेकर कयास लगाने लगे हैं और देखते हैं क्या है पूरी बात। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरों के बाद पार्टी ने राज्य में 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रदेश प्रभारी बनाया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त करने का ऐलान किया। उनकी नियुक्ति के बाद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। तोमर की नियुक्ति को सिंधिया के लिए झटका भी माना जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। दूसरा यह भी कि सिंधिया की तरह तोमर भी ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से आते हैं। पार्टी अपनी टीम में इस क्षेत्र से और कितने नेताओं को जगह देगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर बताई जा रही है। सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान तोमर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सिंधिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बीजेपी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी न्योता दिया है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि दोनों ही नेता आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। कन्फर्म हो गई एनडीए में चिराग की एंट्री। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत वो बिहार से करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उसने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी को न्योता दिया है। इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि मांझी और चिराग फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वह लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को अपना समर्थन देते आए हैं। पिछले दिनों पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी। एलजेपीआर नेताओं की बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद चिराग ने अपने नेताओं से कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही है। अभी 1-2 दौर की बातचीत और होनी है। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने 13 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही क्यास लगाए जाने लगे थे कि मांझी अब लोकसभा का चुनाव एनडीए में शामिल होकर जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर निशाना साधा है। शनिवार को ही भारत ने फ्रांस के साथ राफेल डील की घोषणा की। राहुल गांधी ने क्या किया, प्रधानमंत्री पर हमला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोला है। मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि बनाए जाने का कनेक्शन राफेल डील से बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मणिपुर जल गया। यूरोपीय यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। उन्होंने आगे लिखा, इस बीच राफेल ने उन्हें बैस्टिल डे का टिकट दिला दिया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। बता दें, यूरोपीय संघ की संसद ने मणिपुर में हाल में हुई हिंसा को लेकर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं यूरोपीय संघ की संसद में पारित किए गए एक प्रस्ताव को भारत ने औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।
ब्यूरो रिपोर्ट GS। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य के साथ एकजुट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशों में जुट गई है। क्या बीजेपी मुस्लिम दलों का साथ पाकर लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? बीजेपी 65 सीटों पर विपक्ष को दे सकेगी चुनौती? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। विपक्ष दल जहां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, वहीं बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से मोदी मित्र बना रही है। देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को अल्पसंख्यकों के 50,000 वोट मिले। बीजेपी लंबे समय से पिछले मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों पर काम कर रही है, जिनकी मुसलमानों में करीब 85% भागीदारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की एक रैली में इस वर्ग के लिए चिंता व्यक्त कर इस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक मंच की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति के साथ काम कर रही है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने इस मुहिम पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार न सिर्फ पिछड़ा और दलित बल्कि मुस्लिम विरोधी भी है। सपा प्रवक्ता अमीक जामाई ने कहा, बीजेपी अब मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट GST। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। पार्टी ने मोहन मरकाम की जगह दीपक बैजल को नया अध्यक्ष बनाया है। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस की ओर से किए गए इस बदलाव के मायने क्या है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्शन में है। चुनावी राज्यों में संगठन के भीतर की रार गुटबाजी खत्म कराने के बाद नेतृत्व का फोकस अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पर है। राजस्थान में 192 पदाधिकारियों वाली भारी भरकम कार्यकारिणी घोषित करने के बाद कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के दूसरे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी संगठन में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस ने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दीपक बैज को कमान सौंप दी है। मोहन को सूबे की सरकार में मंत्री बनाया गया है। मोहन मरकाम और दीपक बैज दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं। कुछ ही महीने बाद सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के इस कदम को सरकार और संगठन में तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर-दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के मायने क्या हैं? 2018 के चुनाव में 15 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सरकार और संगठन में सामंजस्य की कमी के कारण उसकी फिर से सरकार बनाने की संभावनाओं को ठेस पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल के दिन ही अजित पवार चाचा शरद से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले। क्या था कारण? दोनों के बीच किस मुद्दे पर हुई चर्चा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार ने पहली बार शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात करने पहुंचे थे। शरद पवार से उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ घंटों बाद हुई। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह उनसे मुलाकात करने के लिए शरद पवार के घर पहुंचे। अजित पवार शरद पवार से बगावत कर अपने समर्थन वाले 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इस बगावत के बाद पहली बार चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। बता दें कि बगावत के बाद पहली बार चाचा भतीजे की मुलाकात हुई है। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी के मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे। बताया जा रहा था कि अजित पवार खेमे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच गतिरोध के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में कई हफ्तों की देरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट GS।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अमेरिका के यात्रा पर थे, उस वक्त टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से उनकी मुलाकात के बाद ही टेस्ला के भारत में एंट्री के रास्ते साफ हो गए। अब खबर आ रही है कि प्लांट लगाने को लेकर कंपनी और भारत सरकार के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। कैसे शुरू होगी टेस्ला के भारत में सफर, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। टेस्ला के इलेक्ट्रिक कारों का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वर्षों की टाल मटोल के बाद एलन मस्क की टेस्ला ने भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक क्षमता वाली एक कार फैक्ट्री स्थापित करने के निवेश प्रस्ताव पर भारत सरकार के साथ चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला और भारत सरकार के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। टेस्ला न केवल भारत सरकार में अपना प्लांट शुरू करेगा, बल्कि इंडिया को चीन के ही तर्ज पर इंडो पैसिफिक रीजन में एक एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने की योजना है। हालांकि अभी इस मामले में कंपनी या फिर एलन मस्क की तरह से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। भारत में कंपनी जो प्लांट लगाने की योजना बना रही है, उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता तकरीबन 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन होगी। कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए हो सकती है। दरअसल कंपनी भारत में अपना स्वयं का ऑटो कंपोनेंट सीरीज शुरू करना चाहती है, जबकि भारत सरकार ने टेस्ला को देश में मौजूदा ऑटो कंपोनेंट सप्लाई का मूल्यांकन करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। गोदरेज एरोस्पेस के एवीपी और बिजनेस हेड मानिक बहराम कनिद ने कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने चंद्रयान 3 में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम इसरो के एक भरोसामंद साथी है। कौन कौन से पार्ट गोदरेज एरोस्पेस ने बनाए हैं, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हो गया है। इस मिशन में इसरो के साथ ही दिग्गज कारोबारी समूह गोदरेज ग्रुप का भी अहम रोल है। मुंबई स्थित नीज एरोस्पेस कंपनी ने इसके लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई की है। चंद्रयान 3 मिशन में गोदरेज एरोस्पेस की भूमिका की बात करें तो इस कंपनी ने चंद्रयान के कई जरूरी पार्ट्स तैयार करके मुहैया कराए हैं। यान के रॉकेट इंजन और थ्रस्टर का गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। अगर ये मिशन पूरा होता है तो फिर न केवल इसरो के लिए बल्कि गोदरेज ग्रुप के लिए गर्व का पल साबित होगा। चंद्रयान का विकास इंजन CA-20 और सैटेलाइट्स थ्रस्टर्स को गोदरेज एरोस्पेस की मुंबई स्थित बिखरौली फैसिलिटी में तैयार किया गया है। सूरत की एक कंपनी नेहिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक ने चंद्रयान 3 के उपकरणों को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई की है। ये कंपनी इसरो के साथ बीते 30 साल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा मिशन के कोर स्टेज के लिए L-110 इंजन का निर्माण भी गोदरेज कंपनी द्वारा किया गया है। इससे पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ मंगलयान मिशन के लिए भी कंपनी स्वदेशी रूप से विकसित कंपोनेंट्स मुहैया करा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।